आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में आप लोगों ने प्रश्नावली के विभिन्न गुण दोषों के साथ साथ प्रश्नावली का संचालन किस तरह से किया जाए, इन तमाम पहलुओं का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधियों में प्रश्नावली की चर्चा पिछली कई क्लासों से चल रही है। वह चर्चा कल पूर्ण हो गई थी। अब प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधियों में एक अगली विधि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और उसका नाम है अनुसूची या शेड्यूल। हम लोग आज से शेड्यूल का अध्ययन करना शुरू करेंगे। अगर प्रश्नावली समझ में आ गई है तो शेड्यूल समझ में खुद ब खुद आ जाएगी, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हम लोग क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करेंगे अनुसूची का भी। आज हम लोग आपको अनुसूची का प्रारंभिक परिचय प्रस्तुत करेंगे। कल की क्लास में हम आपको अनुसूची के कुछ प्रकारों से अवगत कराएंगे। फिर हम अनुसूची और प्रश्नावली में क्या अंतर होता है इस बात पर भी चर्चा करेंगे और फिर अंततोगत्वा हम लोग प्रश्न अनुसूची के गुण और दोषों का अध्ययन करते हुए इस विषय को पूर्ण करेंगे। तो आज अनुसूची के अध्ययन के प्रथम चरण में हम लोग अनुसूची का प्रारंभिक परिचय प्राप्त करेंगे। अनुसूची के प्रारंभिक परिचय में हम आपके सम्मुख प्रमुख परिभाषा और उनका विश्लेषण रखेंगे। तत्पश्चात अनुसूची में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस बिंदु पर आपसे चर्चा की जाएगी। अनुसूची या शेड्यूल। सबसे पहले अनुसूची है क्या? देखिए, अनुसूची को आपको समझना है तो आप इसी तरीके से समझिए कि प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण हेतु एक महत्वपूर्ण शोध उपकरण है अनुसूची। अनुसूची में होता क्या है? शोध समस्या से सुसंगत छोटे छोटे प्रश्नों की सूची होती है। अनुसूची संचालित कैसे होती है? शोधकर्ता और सूचनादाता के मध्य प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने की अंतरक्रिया। जब आपको कहा जाए प्रश्नावली नहीं अनुसूची, ठीक ना, जब कहा जाए प्रश्नावली नहीं अनुसूची तो आपको समझ जाना है कि यह शोधकर्ता और सूचनादाता के मध्य प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने की अंतरक्रिया हुई है। यानी कि शोधकर्ता ने प्रश्नों के उत्तर सूचनादाता द्वारा प्राप्त उत्तरों के आधार पर स्वयं भरे हैं। उत्तर सूचनादाता ने दिए हैं लेकिन भरे किसने हैं? शोधकर्ता ने। तो क्या? अनुसूची। प्रश्नावली में उत्तर किसने भरे थे? सूचनादाता ने स्वयं भरे थे। यहां पे उत्तर कौन भर रहा है? शोधकर्ता भर रहा है। ठीक। अब इस अर्थ से ही पूरा ताना बाना आगे का आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने प्रश्नावली को विधिवत सुना है। अब इसके बाद आते हैं भाई हम परिभाषा पे। गुडे और हैट महोदय हुए हैं, उन्होंने परिभाषा दी है अनुसूची की। अनुसूची की परिभाषा देते हुए गुडे और हैट महोदय कहते हैं कि अनुसूची सामान्यतः प्रश्नों की एक ऐसी तालिका है
जिसके प्रश्नों के उत्तर दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में साक्षात्कारकर्ता, जो साक्षात्कार ले रहा है अर्थात शोधकर्ता, साक्षात्कारकर्ता द्वारा पूछे जाते हैं और भरे जाते हैं। पूछता कौन है? शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता। बताता कौन है? साक्षात्कारदाता। भरता कौन है? शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता। यही चीज गुडे और हैट महोदय कह रहे हैं, यानी कि गुडे और हैट महोदय की परिभाषा से क्या स्पष्ट आपको हो रहा है? गुडे और हैट महोदय की परिभाषा से आपको सुस्पष्ट होता है कि अनुसूची शोध समस्या से सुसंगत। ये मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी अनुसूची हो या प्रश्नावली हो, उसको शोध समस्या से सुसंगत ही होना चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जो इनका आपसे, आपकी शोध समस्या से कोई लेना देना ना हो। शोध समस्या से सुसंगत छोटे छोटे प्रश्नों की एक सूची होती है। फिर क्या होता है कि अनुसूची के प्रश्नों को शोधकर्ता स्वयं पूछता है। पूछने वाला कौन है? शोधकर्ता है, और स्वयं ही भरता है। कौन भरता है? शोधकर्ता भरता है। शोधकर्ता ने सूचनादाता से पूछा कि आपको कितनी आय होती है? सूचनादाता ने बताया 500 रुपए प्रतिदिन। शोधकर्ता ने अपनी अनुसूची में 500 रुपए प्रतिदिन भर दिया। ये क्या हुआ? अनुसूची हुई। यानी कि शोधकर्ता ने स्वयं पूछा, स्वयं भरा। अब इसके तीसरे बिंदु पे आ जाइए। ये जो अनुसूची है, ये प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया ये जो हो रही है, आप ये जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, इसमें ये जो अंतर क्रिया हो रही है शोधकर्ता और सूचनादाता के मध्य, ये कैसी हो रही है? प्रत्यक्ष हो रही है, फेस टू फेस इंटरेक्शन। इस फेस टू फेस इंटरेक्शन को भी अनुसूची की एक प्रमुख विशेषता में सम्मिलित किया गया है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु या चर्चा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव कि एक उत्तम अनुसूची की क्या विशेषता होनी चाहिए। कि कोई अनुसूची उत्तम है, इस बात का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए। थोड़ा सा व्यवधान आ गया था फोन मेमोरी में। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। हम लोग वार्ता कर रहे थे उत्तम अनुसूची की विशेषताओं की, कि एक उत्तम अनुसूची में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए, एक उत्तम अनुसूची अपनी शोध समस्या से स्पष्ट रूप से संबंधित होती है। आप जब भी सिनॉप्सिस अपने लिखेंगे या जब भी अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करेंगे, तो उसके अंत में आपको वह अनुसूची और वह प्रश्नावली अवश्य देनी होगी जिसका आपने उपयोग किया है। यहाँ अनुसूची के बारे में बात हो रही है तो मैं अनुसूची ही कह रहा हूँ। अगर आप प्रश्नावली का प्रयोग करेंगे तो उसको भी वहाँ पे आपको देना होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस कट कॉपी पेस्ट वाले जमाने में मैंने अधिकतर देखा है कि सिनॉप्सिस में उद्देश्य कुछ लिखे होते हैं और जो अनुसूची लगी होती है वो उन उद्देश्यों की पूर्ति ही नहीं कर रही होती है। ये देखा शोधकर्ता ने कि कुछ मिलजुल रहा है,
कोई थीसिस उठाई, कोई शोध प्रबंध उठाया, देखा कि कुछ मिलजुल रहा है उस अनुसूची में, बस उसने सोचा यही हमारे लिए भी उपयुक्त है। नहीं भाई, आप अपने उद्देश्य तो पढ़िए। अगर आपके उद्देश्य और वो उद्देश्य समान है तो रिसर्च कैसी, तो नया क्या। जाहिर सी बात है कि आपके उद्देश्य उनके उद्देश्य से भिन्न होंगे ही होंगे, अलग होंगे ही होंगे, नए होंगे ही होंगे। तो ऐसी दशा में जो आपकी अनुसूची है वो भी अलग होगी, और वो भी जो आपके उद्देश्य हैं उनके अनुसार ही होगी। तो जो पहली प्रमुख विशेषता होती है वो यही होती है कि आपकी जो अनुसूची है वो आपकी शोध समस्या से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए। दूसरा बिंदु है कि अनुसूची में प्रश्नों की संख्या ना तो बहुत कम हो और ना ही बहुत ज्यादा हो, आकार संतुलित हो। तीसरा बिंदु है कि अनुसूची की भाषा और प्रयुक्त किए गए शब्द सुस्पष्ट होने चाहिए, साधारण होने चाहिए, सरल होने चाहिए, संवेग रहित होने चाहिए। इन सारे शब्दों की व्याख्या की गई है, लेकिन अनुसूची में शब्दों का संवेग रहित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें अंतरक्रिया प्रत्यक्ष है। आपके प्रश्न पूछते समय या आपके प्रश्न पूछने के ढंग से अगर आपकी किसी विचारधारा या किसी पूर्वाग्रह का साक्षात्कारदाता को पता चलता है तो वह वास्तविक उत्तर नहीं देगा। जैसे आप मान लीजिए आप दहेज से संबंधित आपने अनुसूची का निर्माण किया है कि हमारे समाज में दहेज की क्या स्थिति है, इस पर आप अध्ययन करने जा रहे हैं वर्तमान समाज में, और आपके रुख से यह पता लग जाए कि आप दहेज के विरोधी हैं और इतने विरोधी हैं कि आप शिकायत कर देंगे, तो जिससे आप प्रश्न पूछेंगे क्या वह वास्तविक स्थिति बताएगा? वो देखेगा कि आप विरोध में हैं तो वो भी विरोध में बोलेगा, आपकी हां में हां मिलाएगा, अध्ययन वास्तविक नहीं रह जाएगा। मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसा उदाहरण दिया है जो कि आपको व्यवहारिक रूप से समझने में मदद करे। ऐसे बहुत सारे संवेदनशील मुद्दे होते हैं, जब हम उनका अध्ययन करते हैं। मैंने संवेदनशीलता की कैटेगरी में सबसे कम संवेदनशील मुद्दे को आपके सम्मुख दहेज के रूप में रखा है। इससे भी अधिक संवेदनशील मुद्दे हो सकते हैं जिन पे आप पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए जाएं, तो आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, आपको तटस्थ होना पड़ेगा, आपको वहां पे अपनी कोई विचारधारा प्रकट नहीं करनी है, आपको अपना कोई विचार प्रस्तुत नहीं करना है, आपको इस तरह से प्रश्न नहीं पूछना है कि आपके व्यवहार से वह या भांप जाएं कि आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। इसके बाद एक अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो महत्वपूर्ण हिस्सा है अनुसूची में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता का गुण होना चाहिए। ये गुण तभी होंगे जब अनुसूची में कुछ प्रश्नों का समावेश या अधिकतर प्रश्नों का समावेश वस्तुनिष्ठ रखा जाएगा, बहुविकल्पी रूप में रखा जाएगा। विश्वसनीय और वैध तब कब होगी? जब अनुसूची टेस्टेड होगी,
उसका परीक्षण पहले किया जा चुका होगा। किस तरीके से परीक्षण किया जा चुका होगा? जिस तरीके से प्रश्नावली का परीक्षण किया गया था। आप लोगों को चरण याद आ गए होंगे, मैंने विधिवत बताए थे। ना याद आए हो तो प्रश्नावली की रचना विधि या रचना प्रक्रिया में जाके उन चरणों को फिर से सुन लीजिएगा कि किस तरीके से प्रश्नावली आपने टेस्ट की थी। ठीक उसी तरीके से परीक्षण हो गया। अब परीक्षण के बाद अनुसूची में एक कौन सा महत्वपूर्ण गुण बाकी रह गया? अगर अनुसूची व्यवहारिक हो तो ये सोने पे सुहागा है, अर्थात अनुसूची का व्यवहारिक होना भी नितांत आवश्यक है। आप अनुसूची उस विषय पे अनुसूची का निर्माण करें या उस शोध समस्या के अंतर्गत अनुसूची का निर्माण करें जो समस्या व्यवहारिक भी हो, जिसका प्रत्यक्ष रूप से लोग अनुभव करते हैं और उसका प्रत्यक्ष रूप से निवारण चाहते हैं। ये अनुसूची की एक उत्तम अनुसूची की कुछ मूलभूत विशेषताएं थी कि अगर ये विशेषताएं किसी अनुसूची में पाई जा रही है तो वो उत्तम है। अगर वो व्यवहारिक है, अगर वो विश्वसनीय है, अगर वो वैध है, अगर वो वस्तुनिष्ठ है, अगर उसमें सरल और सुस्पष्ट शब्दों का समावेश है, अगर उसमें समावेश किए गए शब्द, उसमें लिखे हुए शब्द संवेग रहित हैं, अगर शब्द सुस्पष्ट हैं, आसानी से समझ में आ जाने वाले हैं, ना तो बहुत ज़्यादा संख्या में है ना बहुत कम संख्या में है, एक संतुलित अवस्था में है और हमारी शोध समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित भी हैं, हमारे शोध उद्देश्यों की पूर्ति भी करती है, तो ऐसी प्रश्नावली क्या है? ऐसी प्रश्नावली उत्तम प्रश्नावली है। आशा करता हूं कि आप लोगों को अनुसूची का प्रारंभिक परिचय समझ में आया होगा। पुनः एक बार दोहरा देता हूं ताकि कुछ हिस्से जो आपके दिमाग से व्यवधान के कारण इधर उधर हो गए हों वो पुनः एक जगह आ जाएं। परिभाषा से जो मूलभूत रूप, परिभाषा के विश्लेषण से जो मूलभूत रूप से तथ्य उभर के सामने आए अनुसूची के संबंध में वो क्या थे कि अनुसूची शोध समस्या से सुसंगत छोटे छोटे प्रश्नों की एक सूची होती है। दूसरा, अनुसूची के प्रश्नों को शोधकर्ता स्वयं पूछता है और स्वयं भरता है। तीसरा, अनुसूची में प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की प्रक्रिया में शोधकर्ता और सूचनादाता के मध्य प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने की अंतरक्रिया होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन। इन्हीं के आधारों पे आगे कुछ उत्तम अनुसूची की विशेषताएं बताई गई, वो तो अभी अभी आप लोगों ने सुनी। अनुसूची के विभिन्न प्रकार आगे की क्लासेस में डिस्कस होंगे, जिसमें आप अनुसूची के विभिन्न प्रकारों को जानेंगे। उन प्रकारों को विभिन्न विधियों से जोड़ के बताया गया है, मुश्किल नहीं है, आसान है, बहुत लंबा भी नहीं है। कल की क्लास में हम लोग अनुसूची के विविध प्रकारों की ही चर्चा करेंगे। आज आप लोगों को इस संबंध में अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अनुराधा, विनीता, हरिकांत, जयशंकर प्रसाद जी, जी हरिकांत जी, जयशंकर प्रसाद,
कृष्ण कुमार राय, निशांत कुमार, पूजा कुमारी, पूजा पांडे, ठीक है सर। रोशन कुमार, सोनी कुमारी, स्वीटी कुमारी,